हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पाठ पढ़ा था क्या निराश हुआ जाए। ठीक है, ये एक निबंध है बच्चों। क्या नाम है इसका? क्या निराश हुआ जाए। बच्चों, इस पाठ की हम लोगों ने क्या पढ़ ली थी? व्याख्या 2 भागों में है ना, एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 और एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में हमने इसको पूरा कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका अभ्यास शुरू किया था, जिसमें मौखिक प्रश्न, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग इस पाठ के लिखित प्रश्न करेंगे। ठीक है बच्चों, और इस पाठ के लेखक हैं, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस सुंदर से निबंध के, आशावादी निबंध के लेखक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। ये देखिए, पाठ्य पुस्तक का नाम है सोन चिरैया, क्लास 8। पाठ है क्या निराश हुआ जाए। लिखित प्रश्न, और जिसमें हम पहले करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारतीय समाज को कौन कौन सी बुराइयां विघटित कर रही हैं? इसका उत्तर है, भारतीय समाज को ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, आरोप प्रत्यारोप आदि बुराइयां विघटित कर रही हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी बड़े आदमी ने लेखक को क्या सुझाव दिया था? तो किसी बड़े आदमी ने लेखक से कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके गुणों को तो भुला दिया जाएगा और दोषों को ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा। यानी कि उस आदमी ने क्यों कहा था ये बात? क्योंकि परेशान होकर कहा था कि अगर हम कुछ काम करते हैं तो लोग कमियां निकालते हैं, दोष, इससे अच्छा कुछ करो ही मत, है ना। अगर कुछ करोगे नहीं तो कोई कमी भी नहीं होगी, है ना। लेकिन ये तो सही नहीं है ना। काम तो करना पड़ेगा, इसलिए काम करना भी सही है और गलतियां करना भी सही है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमें हमेशा ही दूसरों के दोष ही नहीं देखने चाहिए, अच्छाइयाँ भी देखनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से क्यों पड़ी है? तो इसका उत्तर है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से, बच्चों क्यों इसमें गलत टाइप हो गया है ना, लोगों के हिस्से इसलिए पड़ी है क्योंकि वे नियमों और कानूनों को मानते हैं और इनका उल्लंघन करने से डरते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दरअसल इसलिए कहा कि जो भी व्यक्ति कानूनों का, नियमों का पालन करता है, नियमों का उल्लंघन करने से डरता है, उसे वर्तमान समय में क्या समझा जा रहा है कि वो डरपोक है, वो बेबस है, कमज़ोर है ना। ऐसा थोड़ी होता है। तो इसलिए वर्तमान समय के लिए उन्होंने ये बात कही कि अब सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। क्यों पड़ी है? क्योंकि ऐसे लोग नियमों और कानूनों का पालन करते हैं। भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी क्या अनुभव कर रहा है? तो भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने धर्म का तात्पर्य बच्चों संकुचित तात्पर्य नहीं है। धर्म का तात्पर्य सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता, इन चीज़ों को वो कह रहे हैं। ऐसे ये जो वैल्यूज़ हैं इनको वो धर्म कहते हैं। तो आज भी ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं। हालांकि ये अच्छे गुण कुछ दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आगे देखिए, कौन से जीवन मूल्य दब गए हैं? पाठ के आधार पर लिखिए। तो उसका उत्तर है, आज सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य दब गए हैं। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, आदर्शों की मिलन भूमि कहने से लेखक का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, आदर्शों की मिलन भूमि कहने से लेखक का यह तात्पर्य है कि महान भारतवर्ष में आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों का मिलन हुआ है
अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ देखिए अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए ये एक आदर्श की मिलन भूमि है। अगला प्रश्न ख देखिए, लेखक ने निकृष्ट आचरण किसे कहा है, उसे सुधारने का क्या उपाय है? इसका उत्तर, लेखक ने उन लोगों के आचरण को निकृष्ट आचरण कहा है जो लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों को ही प्रधान शक्ति मान लेते हैं और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देते हैं। उसे सुधारने का उपाय यह है कि इन विकारों पर संयम का अंकुश लगाया जाए। भौतिक सुख सुविधाओं के संग्रह को ज़्यादा महत्व न दिया जाए और देश की उन्नति के लिए ईमानदारी से कार्य किया जाए, है ना। तो ये उन्होंने कहा है कि इस तरह से निकृष्ट आचरण ये होता है जब हम अपने मानसिक विकार, लोभ के पीछे लग जाते हैं और उसी को सब कुछ मान लेते हैं ना, क्रोध को, मोह को, काम को, तो अब सारा मन और बुद्धि उसी की तरफ चल पड़ती है ना। इसलिए हमें संयम के आचरण का पालन करना चाहिए। अगला देखिए, बुराई की अपेक्षा अच्छाई में रस लेना अधिक उचित है। क्यों? इसका उत्तर है, बुराई की अपेक्षा अच्छाई में रस लेना अधिक उचित है, क्योंकि अच्छाई की घटनाओं को उजागर करने से लोगों के चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है और लोग स्वयं भी अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, है ना। वरना क्या होता है, लोग बुराइयां करते हैं दूसरों की, है ना, बुराई में बड़ा आनंद लेते हैं, बड़ा मज़ा आता है ना। और अगर किसी ने अच्छा किया है, किसी ने अच्छे काम किए हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, है ना। हमें बुराई जल्दी करना आसान लगता है, यानी कि निंदा करना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें आनंद लेते हैं। तो वो कहते हैं हमारे लेखक कि हमें बुराई की अपेक्षा अच्छाई में रस लेना चाहिए और लोगों की अच्छाई को उजागर करना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों में अच्छी भावना जगे और अच्छाई के प्रति लोग प्रेरित हों, स्वयं भी अच्छाई करने के लिए प्रेरित हों। फिर बताइए, टिकट बाबू के चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा छा गई। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? हम लोग कहानी पढ़ रहे थे ना बच्चों, तो हम लोग ने पढ़ा था कि जो लेखक थे टिकट लेते समय जल्दबाजी में उन्होंने 10 रुपये की बजाय 100 रुपये का नोट टिकट बाबू को दे दिया और जब उनके जाने के बाद टिकट बाबू ने देखा तो एकदम से वो परेशान हो गए और भागे उनके रुपए लौटाने के लिए और ट्रेन में उनको ढूंढ के उनके रुपए पकड़ा दिए और उन्हें पकड़ाने के बाद उन्हें संतोष आया कि हाँ, ये मैंने इनके रुपए इनको लौटा दिए। यानी कि लोग कितने ईमानदार थे और टिकट बाबू कितने ईमानदार थे। तो लेखक के द्वारा, देखो यही उत्तर में लिखा हुआ है, लेखक के द्वारा 10 के बजाय 100 रुपये दिए जाने पर जब टिकट बाबू ने रेल के डिब्बे में स्वयं आकर और लेखक को पहचान कर 90 रुपये वापस दे दिए तो उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा छा गई। इसी संदर्भ में यह कथन कहा गया है ना। जो ईमानदार लोग होते हैं ना, वो इसी तरीके से कभी भी किसी का पैसा अपने पास नहीं रख सकते हैं, है ना। अगर वो पैसा रह जाता तो वो असंतोष में चले जाते, परेशान हो जाते। दूसरा इसका देखिए, इस घटना से लेखक को किस चीज़ पर विश्वास हो गया? इस घटना से लेखक को विश्वास हो गया कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त नहीं हुई है ना। इस तरह की अच्छी घटनाएं हम सब के जीवन में घटती हैं ना बच्चों। तो क्या होता है कि हमें उन घटनाओं का जिक्र ज़्यादा करना चाहिए, ना कि किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, कभी बच्चों ने किसी ने आपसे चीज़ ले ली, झगड़ा कर दिया, हम उन चीज़ों को तो खूब बड़ा चढ़ा कर बताते हैं और अच्छी बातों को नहीं बताते हैं। तो हमें अच्छी बातों को बताना चाहिए। अगला देखिए, बस के नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने की योजना क्यों बनाई? इसका उत्तर है, क्योंकि रात में सुनसान जगह पर जब बस खराब हो गई, बच्चों कितने बजे बस खराब हुई थी? रात के 10 बजे, है ना। और कंडक्टर साइकिल लेकर चलता बना तो लोगों को संदेह हुआ कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है और ड्राइवर कंडक्टर की डाकुओं से मिलीभगत है। किसी ने यह भी कहा कि 2 दिन पहले इसी जगह पर बस को लूटा गया था, इसलिए बस के नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने की योजना बनाई। बीच में यहाँ पर टाइपिंग में है एक्स्ट्रा लग गया मारने के बाद, इसको हटा दीजिएगा, है ना। तो उन्होंने ड्राइवर को
क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर उन्होंने विश्वास कर लिया, जबकि कंडक्टर तो बेचारा मदद लेने गया था किसी तरीके से, है ना, कि बस को कैसे या तो ठीक करा लें या इनको यात्रियों को कैसे भी सही अपने गंतव्य तक, उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाए। अब देखिए लास्ट का प्रश्न, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। इस लेखक के इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, है ना। निबंध जब आप लिखते तब भी इस प्रश्न को काम में आता है। इसका उत्तर देखिए, लेखक के साथ घटी दो अच्छी घटनाओं ने उनके मन पर सच्चाई और ईमानदारी की अमिट होगा बच्चों, यहाँ तो गलत प्रिंट हो गया है, अमिट छाप छोड़ी। उन्हें विश्वास हो गया कि भारतवर्ष से सच्चाई और ईमानदारी अभी मिटी नहीं है। मनुष्य की बनाई विधियां यदि गलत नतीजे पर पहुंच रही हैं तो इन्हें बदला जा सकता है, बदला भी जा रहा है। अतः आशा की ज्योति अभी बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है ना। अंत में अपने निबंध में लेखक ने यही कहा, पहला प्रश्न जो है आपके टाइटल क्या था निबंध का, क्या निराश हुआ जाए? तो ये उत्तर क्या बता रहा है कि नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कभी ये प्रश्न आपका इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि क्या निराश हुआ जाए, पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, तो भी हम इसी तरह से इसी उत्तर को लिख सकते हैं। या फिर हमसे पूछा जाए कि क्या निराश होना चाहिए, तब भी हम इसी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इस तरह से ये प्रश्न हमारा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, इतने ध्यान से आप लोगों ने लेसन सुना, इसके लिए थैंक्स वॉचिंग। एक बार आपको याद दिला दूं, आप लोगों ने, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आपको अपने नोट्स और सारा एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से मिल जाए और आप बन जाएं हिंदी के टॉपर्स। ठीक है बच्चों, तो अब विदा, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।